हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में और हम देख रहे थे जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो जंतुओं में किस प्रकार से होता है। इसमें हमने लगभग सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है जिसमें हम देखेंगे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने बात की है न्यूट्रिशन के बारे में। हमने कहा है कि भोजन को ग्रहण करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। उसके बाद हमने बात की है जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है या मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हमने बात की जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं यानी घास खाने वाले जंतु होते हैं, उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। और लास्ट में हम बात कर रहे थे जो यूनिसेलुलर हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें पाचन किस प्रकार से होगा। और इसी टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से पूरा जो चैप्टर है उसे रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पोषण की, ये हमें पता है कि हम जो पोषण अपना प्राप्त करते हैं वो भोजन से करते हैं। हमें ये भी पता है कि हम भोजन को क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है और इसी ऊर्जा से हमारा पोषण हो रहा है। अगर हम कहीं पोषण किसे कहते हैं तो हमने कहा कि ग्रहण करने की विधि और भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है उसे हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। क्या बात हुई है, हमने कहा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो विधि है उसे पोषण कहते हैं। हमने क्या बात की है, हमने कहा भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा का हम फिर उपयोग करते हैं और इसे हमने क्या कहा, पोषण कहा। इतनी बात क्लियर है पोषण के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे, हमने कहा भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियां हो सकती हैं और इसमें आपको ये जो टेबल है इसे आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, देखना है कौन सा जो एनिमल है, कौन सा जो जंतु है वो किस प्रकार से अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टार फिश की बात की थी। हमने कहा था जो स्टार फिश है उसमें भोजन को ग्रहण करने का एक अनूठा तरीका होता है। ये क्या करती है, हमारा जो उसका जो स्टमक होता है उसे पहले शरीर से बाहर निकालेगी। स्टमक क्या करेगा, जो भोजन है उसे कैप्चर करेगा, उसे पकड़ेगा और फिर से स्टार फिश अपने स्टमक को अंदर ले लेती है। तो ये क्या है, एक अनूठा तरीका है स्टार फिश में भोजन को ग्रहण करने का। अब बात आती है डाइजेशन की, पाचन के। तो सबसे पहले आपको पाचन की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। सिंपल सा मतलब है पाचन का, जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे क्या मतलब है, हमने कहा हमारे पास एक रोटी थी, हमने कहा हमारे पास क्या थी, एक रोटी थी। अब ये रोटी क्या है, जटिल अवस्था में है। हमने क्या किया, रोटी को हमने तोड़ा, रोटी को हमने काटा, चबाया और इसके बाद क्या हुआ, जब फिर रोटी को हमने निगला उसके बाद हमारे स्टमक में यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया हुई। और ये जो रोटी थी कैसी थी, सॉलिड थी, ठोस अवस्था में थी। कैसी हो गई है, सेमी सॉलिड में आ जाएगा, यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में आ जाएगा और धीरे धीरे इसका पाचन होगा और ये क्या होगा, पाचित भोजन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हुआ, सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया है। सिर्फ इतनी सी बात है, डाइजेशन यानी कि पाचन, सिर्फ यही प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या होती है, दो जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखना है, आपने देखना है। यहाँ पे पहले क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। फिजिकल ब्रेकडाउन में हमने कहा था कि क्या क्या शामिल होता है, रोटी को तोड़ना, चबाना, काटना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, रोटी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो केमिकल मेथड होता है, यहाँ पे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रसायन यहाँ पे क्या होंगे, शामिल होंगे। अब रसायन क्या हुए, हमने कहा हमारे शरीर के अंदर जितने भी रस यहाँ पे स्रावित हो रहे हैं, चाहे वो हमारा लार हो गया है, चाहे हमारे स्टमक में पाचक रस हो गए हैं, ये सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब क्या होगा, इन्हीं केमिकल्स के द्वारा जो भोजन है वो फिर से इसका पाचन होगा, यानी कि फिर से सरल रूप में ये क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो आपको डाइजेशन में ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखने की क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि दो चीजें शामिल होती हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। चलिए,
अब हमने कहा कि अगर हम देखें कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है, तो हमने क्या देखा, हमने एक पाचन तंत्र को देखा। पाचन तंत्र में आपने अलग अलग अंग देखे और इन अलग अलग अंगों के नाम आपको याद रखने हैं, प्लस आपको सीक्वेंस भी याद रखने हैं कि किस सीक्वेंस में कौन सा पाचक अंग यहाँ पे आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। साथ ही आपको क्या करना है, डायग्राम भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो तो अंग थे कि जहाँ पे अलग अलग अंग में पाचन की प्रक्रिया हो रही थी। अब हमने बात की यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि पाचक ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा क्या निकलेंगे, यहाँ पे पाचक रस निकलेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इन सब से हमें पाचक रस यहाँ पे मिलते हैं। अब पाचक अंग, अब हमने पाचक अंगों को हमने अलग से पढ़ा। हमने यहाँ पे जो पाचक ग्रंथियां होती हैं हम उन्हें अलग से क्यों पढ़े, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। अगर इस इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे पाचक रस भी शामिल हैं और यहाँ पे पाचक ग्रंथियां भी शामिल हैं। अगर हमने कहा, हम अगर पाचक अंगों की बात करें, पाचक अंगों में क्या हो रहा है, पाचन की प्रक्रिया हो रही है। पाचक रस क्या कर रहे हैं, पाचन को कर रहे हैं। तो आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि क्या है, जो पाचक अंग है वो एक ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे पाचन की प्रक्रिया हो रही होगी, लेकिन पाचक रस क्या है, जो कि पाचन की प्रक्रिया को कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने 3 प्रकार की ग्रंथियों की बात की थी। हमने स्लाइवरी ग्लैंड कहा यानी लार ग्रंथि कहा, लिवर यानी कि यकृत के बारे में पढ़ा, और पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होती हैं। क्या होता है, जब हम पाचन की प्रक्रिया चल रही है तो पहले यहाँ पे अंतर्ग्रहण होगा, यानी भोजन को हम ग्रहण करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, पाचन की प्रक्रिया होगी। पाचन की प्रक्रिया के बाद अवशोषण होगा, जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होगा। उसके बाद जो अपचित भोजन है उसका क्या होगा, यहाँ पे उत्सर्जन भी होगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग स्टेप आते हैं। नेक्स्ट हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में बात की है और हमें अब ये भी पता चल गया है कि कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन तंत्र में शामिल होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। अब एक एक करके हमने बात की कि किस पाचक अंग में क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमने कहा पाचन अगर शुरू हो रहा है तो वो कहाँ से होगा, मुख से होगा, मुख गुहा से होगा, यानी हमारे माउथ और बक्कल कैविटी से होता है। अब माउथ में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट हमने देखे। हमने दांतों के बारे में पढ़ा, हमने जीभ के बारे में पढ़ा, और जो सलाइवा निकल रहा है, जो लार निकल रही है, वो भी हमारे मुख में निकल रही है। तो मुख में आपको क्या चीजें याद रखनी है कि जब पाचन की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, पहले तो फिजिकली ब्रेक डाउन ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट नहीं होगा। ध्यान रखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, आंशिक होगा, यानी कि कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुख में हो जाता है। और किसके द्वारा होता है, आपने कहा सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा होता है। इतनी बात ध्यान है। उसके बाद हमने एक और एंजाइम की बात की थी, हमने लाइसोजाइम की बात की। हमने कहा हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हें यहाँ पे नष्ट करता है। इतनी बात क्लियर है मुख के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी दांतों के बारे में। हमने कहा था जो हमारे टीथ है, हमारे दांत है, उनका क्या फंक्शन है। तो हमने देखा अलग अलग प्रकार के टीथ हमारे पास आए थे और उसी के आधार पर उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग था। इंसीजर की बात करें, हमने कहा फ्रंट में इंसीजर होते हैं, क्या काम है, काटने का काम है। नेक्स्ट हमने बात की कैनाइन की। अब इंसीजर के बगल में जो होंगे उन्हें हमने कैनाइन कहा था। ये आपके पास इमेज आ गई है। हमने बात की है सबसे पहले इंसीजर की, उसके बाद हमने कैनाइन की बात की है। तो कैनाइन का क्या काम है, यहाँ पे जो भोजन है उसे चीरना या फाड़ना यहाँ पे उसका काम है। उसके बाद हमने प्री मोलर और मोलर की बात की। आपको सीक्वेंस याद रखना है, तो इनका क्या काम है, भोजन को चबाना इनका फंक्शन है। आपको जो टीथ है उसका सीक्वेंस याद रखना है, उनके अलग अलग जो फंक्शन है वो आपको याद रखने, क्योंकि आपकी बुक में इमेज भी दी गई है और चारों प्रकार के दांतों के बारे में बताया भी गया है। उसके बाद हमने 2 प्रकार के दांतों की बात की थी। हमने कहा था अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमारे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं और परमानेंट टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ की जो एज होती है वो कब आती है, 10 से 11 महीने के बीच में क्या होती है, मिल्क टीथ आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा है वो 6 से 7 साल की उम्र में आएगा तो उसके मिल्क टीथ वहाँ पे टूटने शुरू हो जाएंगे और उसकी जगह पे अब परमानेंट टीथ आएंगे। तो परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत वहाँ पे आ रहे हैं। ये दांत हमेशा रहेंगे और ये दांत तभी टूटेंगे जब वो व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा।
इसके साथ ही आपको एक और बात बताई गई थी, आपको कहा गया था अगर यहाँ पे दांत टूट जा रहे हैं, जो परमानेंट टीथ हैं वो क्या हुआ, टूट गए, चाहे चोट लगने पे या कोई और रीज़न यहाँ पे है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे दांत नहीं आते हैं। यानी कि हमारे लाइफ टाइम में 2 बार ही यहाँ पे दांत आते हैं। इसके बाद आपको ये बताया गया है कि अक्सर आपने देखा होगा हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारे दांतों में कैविटी हो गई है या हमारे दांत सड़ने लग गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न हमने कहा कि अगर हम खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो वहाँ पे जर्म्स होंगे वो वहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, उस भोजन को खाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एसिड यानी कि अम्ल का निर्माण करने लगेंगे। आपने देखा होगा अगर आप रात को ब्रश नहीं करते हैं और आप सुबह उठेंगे तो आपको अपने मुंह में खट्टापन महसूस होता है। वो खट्टापन क्या है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या कर लिया है, एसिड का फॉर्मेशन कर लिया है और उसी एसिड से अब हमारे दांत जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमें टाइम टू टाइम अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी जीभ की और हमने कहा था जीभ कैसा है, मांसल अंग है, यानी कि जीभ में किसी भी प्रकार की जो बोन है वो नहीं पाई जा रही है। जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो बक्कल कैविटी से जुड़ा होगा, मुख गुहा से जुड़ा है, आगे वाला पोर्शन है वो उसका फ्री है। अब अगर फंक्शन आपसे पूछे जाए तो आप बहुत सारे फंक्शन को बता सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या है, टेस्ट, जो भोजन का टेस्ट है जीभ से पता चलता है, हम बोलते हैं। जो लार है, लार और भोजन को मिलाने का काम करता है, निगलने में सहायता करता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जीभ के। अगर आपसे पूछा जाए कि जीभ से हम भोजन के टेस्ट का कैसे पता लगाते हैं तो आप कहेंगे कि क्योंकि जो टंग है, जो जीभ है, वहाँ पे टेस्ट बर्ड होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन का स्वाद वहाँ पे फील कर पाते हैं। अब हमने कहा मुख में पाचन हो गया है, जितना कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होना था वो हो गया है। अब भोजन को हम निगलेंगे और भोजन भोजन नली के माध्यम से पेट में चला जाएगा। भोजन नली में पाचन नहीं हुआ है, ये आपको बार बार बताया गया है। अब जो भोजन कहाँ पे आ गया है, स्टमक में आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, स्टमक में प्रोटीन का पाचन होगा। यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, म्यूकस निकलेगा और भी पाचक रस यहाँ पे निकलेंगे। HCl का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन है, प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करना। हमारे जो पेट है, पेट में जो माध्यम है उसे अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करना और जो हानिकारक यहाँ पे जर्म्स होते हैं या हानिकारक माइक्रोब होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें नष्ट करना। म्यूकस का फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक की जो वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उन्हें यहाँ पे बचाता है। इतनी बात क्लियर है। अभी तक क्या है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ है, प्रोटीन का आंशिक पाचन यहाँ पे हुआ है। अब भोजन स्टमक से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा छोटी आंत में जो पाचन है वो कंप्लीट भी होगा, अवशोषण भी यहीं पे होगा, बहुत सारे पाचक रस यहाँ पे निकल रहे हैं और हमने कहा इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, 7.5 मीटर हमने कही। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर से यहाँ पे क्या निकलेगी, बाइल का श्रावण होगा, यानी कि बाइल सिक्रीट होगा और वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा और बाइल क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा जो अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या निकलेंगे, अग्नाशयी रस निकलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन कर रहे हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये भी कहाँ जा रहे हैं, छोटी आंत में जा रहे हैं। इसीलिए छोटी आंत में यहाँ पे क्या है, जो पाचन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है, प्रोटीन का हो गया है, फैट का हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा। तो अवशोषण कहाँ पे होता है, हमने कहा छोटी आंत में अवशोषण होता है। छोटी आंत में अवशोषण किसके द्वारा होगा, हमने कहा विलाई के द्वारा होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपको ये बताया गया है कि जो ग्लूकोज है वो अपने सरल रूप में टूटता है, प्रोटीन भी अपने सरल रूप में टूटेगा और फैट है वो भी अपने सरल रूप में यहाँ पे क्या होता है, टूटता है। अब आपको बड़ी आंत के बारे में बताया गया। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। बड़ी आंत में क्या होता है, कुछ मात्रा में जल और लवणों का अवशोषण होता है और जो यहाँ पे अपचित भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपको दस्त के बारे में बताया गया है, दस्त किस प्रकार से होती है, अगर दस्त हो जाए तो वहाँ पे आप किस प्रकार से अपने जो उपचार है वो कर सकते हैं।
ये बात हमने की थी मनुष्य के बारे में, और हमने अब बात की है यहाँ पे जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, यानी कि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं। हमने कहा जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है, यही आपको बताया गया। तो हमने कहा था सबसे पहले हमने रूमेन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है रूमेन? हमने कहा था रूमेन एक बैग जैसी संरचना है जो कि भोजन नली और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पोर्शन है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने इमेज में देखा था। हमने कहा था ये क्या है? भोजन नली है, ये इंटेस्टाइन है, इसके बीच का जो पोर्शन है इसे हमने क्या कहा? रूमेन कहा। इतनी बात क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है। रूमेन के बाद अब क्या होता है? हमने कहा रूमेन के बाद हमारे पास सेकंड जो वर्ड आया वो आया कर्ड। क्या होता है कर्ड? देखिए, जो गाय है, गाय ने घास खाया और घास को एक बैग में डाल दिया जिसे हम रूमेन कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? हमने कहा गाय ने घास को खाया और घास को एक बैग में डाल दिया जिसे हम रूमेन कह रहे हैं। अब जब गाय ने पूरा घास खा लिया तो जिस घास को उसने रूमेन में अभी डाला है उसे हम कर्ड कहेंगे। अब ये क्या करती है? कुछ टाइम बाद जो कर्ड है उसे फिर से मुंह में लेती है और जुगाली करना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि गाय ने घास को ठीक से नहीं चबाया है, ठीक से अभी उसका पाचन नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है, जो कर्ड है उसे फिर से जो गाय है वो मुख में लाती है और जुगाली करना शुरू कर देती है। तो रूमेन क्या है? रूमेन एक बैग जैसी संरचना है, और जो कि हम गाय का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। अब जो गाय है वो घास को आधा चबाएगी, अभी कंप्लीटली नहीं चबाया है, आधा चबाएगी और रूमेन में डाल देगी। अब उस आधे चबाए हुए घास को हम क्या कह दे रहे हैं? कर्ड कह दे रहे हैं। कर्ड को अब क्या हुआ? जो गाय है उसने अपने मुख में लिया और जुगाली करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? हम रूमिनेशन कह रहे हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है? किस प्रक्रिया को? हमने कहा जो कर्ड है उसे रूमेन से मुख में लाने की प्रक्रिया और उसे फिर से चबाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने रूमिनेशन कहा, इस प्रक्रिया को। और हमने कहा कि जिन जंतुओं में रूमिनेशन की प्रोसेस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। जिन जंतुओं में रूमिनेशन की प्रक्रिया हो रही है उन्हें हम क्या कहेंगे? रूमिनेंट कहेंगे। तो रूमेन हो गया, कर्ड हो गया, रूमिनेशन हो गया और रूमिनेंट्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और लास्ट में आपको क्या बताया गया? ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज while several other animals can't. These animals have a different type of bacteria present in a stomach that helps in digestion of cellulose. अब यहाँ पे क्या है? जो गाय है उसमें आराम से सेलुलोज का पाचन हो जा रहा है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेलुलोज? जो घास होती है, घास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्या है सेलुलोज? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की है। तो क्या है जो सेलुलोज है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन गाय में ही हो सकता है, यानी घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें ही इसका पाचन होता है। अगर हम घास को खाएंगे तो यहाँ पे हमारी बॉडी में इसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे होता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया यहाँ पे होता है। जो गाय है, जो भैंस है या जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहिए या उनके जो स्टमक में कहिए क्या होता है? एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करेगा। अब क्या होता है, जब जो काव डंग होती है यानी जो गोबर होता है, गोबर में क्या होता है? आपने देखा होगा उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश कलर होता है, क्योंकि उसमें क्या है? सेलुलोज प्रेजेंट है। और सेलुलोज के साथ साथ वो जो बैक्टीरिया है वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको ये कोई पूछे कि सिर्फ घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप का एक बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज का पाचन वहाँ पे करता है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें किस प्रकार से पाचन होता होगा। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, आपने एक नाम सुना है अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक जीव होता है, इस प्रकार का जीव जो बहुत छोटा होता है और इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा?
बहुत छोटा जीव होता है, इसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा सूक्ष्मदर्शी के बारे में, किसी ने देखा भी होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई जो छोटी से छोटी चीज़ है उसके साइज को बहुत बड़ा किया जाता है और फिर जाके उसे हम देख पाते हैं। तो ये जो अमीबा है कहाँ पे रहता है, ये रहता है पानी में और बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसमें एक ही कोशिका होती है। अगर हम अपनी बात करें, हमारा जो शरीर है, अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में, आप गिन नहीं सकते हैं। मिलियंस और बिलियंस सेल हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो अगर सेल का नंबर है, कोशिका का नंबर है, वो सिर्फ एक है। इसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। अगर हम अपना और अमीबा का कंपैरिजन करें, हमने कहा हमारे बॉडी में इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। और वहीं जो अमीबा है उसमें अगर बात की जाए कोशिका की, तो इसमें सिर्फ एक ही कोशिका है। तो यहाँ पे किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हो रही होगी, हमने यही पढ़ना है। तो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आपने कहा द अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि बहुत छोटा होता है जो कि एक ही कोशिका से बना है। The amoeba has a cell membrane, cytoplasm, nucleus which is round and dense, and small vacuoles which are like bubbles present all over it. आपको बताया जा रहा है कि अमीबा में कोशिका झिल्ली होती है, जैसे कि आपको आउटर पार्ट दिखाया गया है। उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होता है इस प्रकार से, जो तरल पदार्थ होता होगा, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होता है। केंद्रक होता है, ये जो बीच में आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और गोल और सघन होता है, छोटी छोटी रसधानियां होती हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी रसधानियां होती हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इसके चारों ओर बुलबुले की तरह होती हैं। अब जो अमीबा है वो अपने आकार को बदल सकता है। मैंने अमीबा इस प्रकार से बनाया है, तो ये नहीं है कि अमीबा का आकार यही है। अमीबा का आकार ये भी है, अमीबा का आकार ये भी है। अमीबा का जो आकार है वो बदलता रहता है, वो जो आकार एक जैसा उसका नहीं रहता है। ये आपने जो जर्नल सी बातें हैं वो अमीबा के बारे में यहाँ पे पढ़ी हैं। अब आपको बताया गया है कि अमीबा में जो पाचन है वो किस प्रकार से होगा, तो आप पढ़ेंगे इट यूज फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू टेक इन द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अब क्या होता है, देखिए हमने अमीबा का जब डायग्राम देखा, आपके पास यहाँ पे एक इमेज आती है। ये है हमारे पास अमीबा। अमीबा का ये क्या है, भोजन है, पानी में ही उसका भोजन होगा। अब अमीबा ने देखा कि यहाँ पे, देखा इन द सेंस कि हम यहाँ पे जनरल टॉक में कह रहे हैं देखा। ऐसा नहीं है कि हमने कहा अमीबा में एक ही सेल होती है तो अमीबा के पास आंखें नहीं होती हैं। तो अमीबा ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे उसका फूड है, तो क्या होगा, जो अमीबा का शरीर है वो इस प्रकार से यहाँ से भी निकलने लगा और यहाँ से भी निकलने लगा। इसी सेम इमेज को आप यहाँ पे देखिए, क्या हुआ, जो इसका शरीर है वो यहाँ से भी निकलने लगा, यहाँ से भी निकलने लगा और उसने भोजन को घेर लिया है। तो ये वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं, ये वाली जो संरचनाएं होती हैं, इसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया कहेंगे। अब ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये क्या करेंगे, भोजन को पूरा यहाँ पे घेर लेंगे। भोजन पूरा अंदर चला गया, यहाँ पे जो रसदानी है, रसदानी में पूरा जो भोजन है वो अंदर चला गया, ये आपको जो दिखाई दे रहा है। अब भोजन का पाचन यही होगा, क्योंकि इसमें कुछ पाचक रस भी होते हैं, तो यहाँ पे भोजन का पाचन होगा और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हमने पढ़ा है, यानी कि पाचित भोजन जो एब्जॉर्ब हुआ है, अवशोषित हुआ है, उसका यूज होगा। यूज के बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे इजेशन की प्रक्रिया होगी। इसी प्रकार से क्या होता है, जो अमीबा है उसमें पाचन की प्रक्रिया होती है। तो आपको यही बताया गया है कि यह आसपास मौजूद भोजन को ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया नामक झूठे दांतों का उपयोग करता है। तो क्या होगा कि दांतों की बजाय अगर हम यहाँ पे पैर कहें, इसे क्या कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जो अमीबा है उसके सामने भोजन आया, उसका जो शरीर है वो इस प्रकार से निकलने लगा, जिसे हम स्यूडोपोडिया कह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ,
whenever wants to intake the food the pseudopodia or finger like projection come out of its body, यानी कि जब भी वह भोजन ग्रहण करना चाहता है उसके शरीर से pseudopodia या उंगलीनुमा संरचना निकलने लगती है। The pseudopodia ingers the food in and food gets stored in food vacuole. स्यूडोपोडिया ने भोजन को अपने अंदर समा लिया और अब जो भोजन है वो भोजन रिक्तिका में चला गया। ठीक है, इतनी बात हमने की है। यहाँ पे अगर आप इमेज को देखेंगे हमने यही कहा है अमीबा था। इससे पहले जो अमीबा है वो हो सकता है इस प्रकार से रहा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया है, ये साइटोप्लाज्म है, तरल पदार्थ है, यहाँ पे छोटा छोटे वैक्यूल हैं जो भोजन रिक्तिका जिन्हें हम कह रहे हैं। अब जैसे ही अमीबा को भोजन का आभास हुआ अब उसकी बॉडी इस प्रकार से निकलने लगी है। अब यहाँ पे आपने देखा इसने भोजन को और ज्यादा घेर लिया है और इनको हम क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडिया। इनको ये जो इस प्रकार की संरचना है आगे को निकली है इस प्रकार से, इसे हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया किसी भी साइड निकल सकती है। हो सकता है भोजन यहाँ के बदले यहाँ पे होता तो इस प्रकार से स्यूडोपोडिया निकल जाता, या भोजन यहाँ के बदले यहाँ पे होता तो हम कहते कि ये इस प्रकार से यहाँ पे स्यूडोपोडिया निकलने लग जाते। तो यानी कि हमने इसीलिए कहा है कि जो अमीबा है उसका कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भोजन किस दिशा में है उसके अकॉर्डिंग जो अमीबा है वो अपने साइज को चेंज करता रहेगा। अब इसने क्या किया, भोजन को अंदर ले लिया है और यही क्या है, वैक्यूल्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, भोजन रिक्तिका कह रहे हैं। अब भोजन को यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे पाचक रस होंगे और यहीं पे क्या होगी, पाचन की प्रक्रिया होगी। तो सेम चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा then it secretes some digestive juice inside the vacuoles that helps in its digestion of food, यानी कि फिर ये रिक्तिका के अंदर कुछ पाचक रसों का स्राव करता है जो भोजन के पाचन में मदद करती है। क्या होगा, भोजन को वैक्यूल के अंदर लिया, वैक्यूल में कुछ पाचक रस निकलेंगे जैसे कि हमारी बॉडी में निकलते हैं और वहाँ पे क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। लास्ट लाइन आपको क्या बताती है, द अमीबा देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड यूज इट फॉर अ फुलफिलिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस सच एज मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। द अमीबा ऑल्सो सिक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। कह रहा है कि जो अमीबा है पचे हुए भोजन को अवशोषित करेगा और इसका उपयोग अलग अलग जो प्रोसेस है उनके लिए करता है। ये हो गया। अब क्या होगा, जो भोजन है उसमें भी अपचित पदार्थ होगा तो अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट उत्पाद या अपचित भोजन को भी बाहर निकालता है। इस प्रकार से आपने क्या देखा, अमीबा में किस प्रकार से डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो क्लास ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। आपने घर जाके भी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।